अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक नंबर 1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और इसकी अहमियत कम क्यों हुई। वाइटल फोर्स थ्योरी 19वीं सदी में जैकब ब्राज़ेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक वो पर पुरअसरार क़ुव्वत जो सिर्फ जानदारों में पाई जाती है उसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत इस वक्त कम हो गई जब वेहलर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइलेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। NH4CnO मिल के बनता है H2NCONH2। बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत और भी कम हो गई जबकि कोलेब ने 1845 में लेबॉरेटरी में सिरके का तेज़ाब तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइटल फोर्स थ्योरी का ख़ात्मा कैसे हुआ। वाइटल फोर्स थ्योरी का ख़ात्मा 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी का ख़ात्मा इस वक्त हुआ जब वेहलर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। NH4CnO वही फार्मूला आ गया ऊपर वाला H2NCONH2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सूंघने वाला कुत्ता इंसानी पसीने की मखसूस बू को कैसे पहचान सकता है। एक सूंघने वाला कुत्ता इंसानी पसीने की मखसूस बू को पहचान सकता है। कुत्तों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। हर शख्स के खून में मखसूस किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर पाया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर पसीने में भी होता है। इसकी मखसूस बू होती है। कुत्ते इस बू को पहचानते हैं और उसे याद भी रखते हैं और मखसूस इंसान तक पहुंच जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो इस्तेमालात लिखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो इस्तेमालात, खुराक के तौर पर इस्तेमाल, जो खुराक हम रोज़ाना खाते हैं जैसा कि दूध, गोश्त, अंडे, सब्जियां वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। घरों में इस्तेमाल, लकड़ी सिल्वर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये घर और हर किस्म का फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक मिसाल दें। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मालिक्यूल्स में कम से कम एक बेंजीन रंग मौजूद होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। मसलन बेंजीन और नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेहलर ने यूरिया कैसे तैयार किया, इसकी कीमियाई मसावात तहरीर करें। वेहलर ने यूरिया तैयार किया। 1828 में वेहलर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। इसका फार्मूला भी वही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और इनके ड्यूटियोर्स का मुताला किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडेंस्ड फार्मूला से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। कंडेंस्ड फार्मूला वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड में मौजूद हर कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप को ज़ाहिर करता है, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। मसलन H3C माइनस CH माइनस CH3। तो CH3 जो है आइसोब्यूटीन है और नॉर्मल ब्यूटीन है CH3 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस CH3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला मालिक्यूल्स बनाने के लिए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है। मसलन प्रोपेन का डॉट क्रॉस फार्मूला H और नीचे X आएगा, फिर H नीचे X आएगा, H नीचे X आएगा, तो फिर H और X छोटा लिखा जाता है CX C डॉट, और ये क्रॉस का निशान होता है, और फिर H ऊपर क्रॉस आएगा, फिर H ऊपर क्रॉस आएगा, फिर H ऊपर क्रॉस आएगा, और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मालिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या फ़र्क है? मालिक्यूलर फार्मूला एक मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करता है, जैसा कि ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। स्ट्रक्चरल फार्मूला मालिक्यूल्स में एटम की सही तरतीब को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर H और H माइनस, फिर C माइनस, C माइनस, C माइनस, और जो ये जो क्रॉस लाइंस लगी हुई हैं, तो इसे कहते हैं, ये N ब्यूटेन है, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11, कोई से दो हाइड्रोकार्बन्स का कंडेंस्ड फार्मूला लिखिए। कंडेंस्ड फार्मूला तो नाम है मीथियन और इथियन, CH4H3 C- CH3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साइक्लिक और क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड क्या हैं? साइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके मालिक्यूल्स में आखिरी कार्बन एटम्स आज़ाद नहीं होते, बल्कि ये रंग बनाने के लिए जुड़े होते हैं। साइक्लिक या क्लोज्ड चैन कंपाउंड कहलाते हैं, मसलन बेंजीन और साइक्लोब्यूटेन वगैरह। एसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके मालिक्यूल्स में आखिरी कार्बन एटम्स जुड़े हुए नहीं होते, इन्हें ओपन चैन या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जैसा कि नॉर्मल ब्यूटेन H3-CH2-CH2-CH3, आइसोब्यूटेन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड चैन क्या है? इसकी इकसाम के नाम लिखिए। क्लोज्ड चैन कंपाउंड, क्लोज्ड चैन या साइक्लिक कंपाउंड में इनके आखिरी कार्बन एटम्स आज़ाद नहीं होते, बल्कि ये रिंग बनाने के लिए जुड़े होते हैं। इनको मज़ीद दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ करें, एक मिसाल दें। मालिक्यूल्स एटम के रिएक्शन से वजूद में आते हैं, इसलिए इनको मालिक्यूलर फार्मूला की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, जो इस कंपाउंड्स के एक मालिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। मालिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से दर्ज ज़्याल ताल्लुक़ के ज़रिए अख़ज़ किया जाता है। एन एम्पेरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू मालिक्यूलर फार्मूला, जबकि एन की कीमत 1, 2, 3 और फिर आगे कोई भी हो सकती है, और इससे आगे दाल पर मुश्तमिल हो सकती है। मसलन ब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं? एक मिसाल दें। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके रंग में कार्बन के अलावा दूसरी किस्म के एटम्स भी मौजूद होते हैं, इन्हें हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, मसलन थायोफीन और पैराडीन वगैरह। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तारीफ़ करें और एक मिसाल दीजिए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जी, तो इसकी तारीफ़ क्या होगी? वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके रंग में सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हों, इन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी दो इकसाम हैं, पहली एरोमेटिक और दूसरी एलिसाइक्लिक, मसलन बेंजीन और नेफ्थलीन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं, वजह बयान करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड्स की नौइयत की बिना पर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस के नाम लिखें। स्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें तमाम कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हों, उन्हें स्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। स्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम। स्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कलीज कहते हैं, ये पैराफिन्स भी कहलाते हैं। अनस्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हों, इन्हें अनस्टैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कलीन और अल्काइन्स कहते हैं। एक मिसाल से स्ट्रक्चरल फार्मूला की तारीफ़ कीजिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी कंपाउंड में एटम्स की सही तरतीब बताता है, मसलन नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है जो नीचे दिया गया है। ओके, तो आपने फार्मूला देख लेना है। तो नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, इसकी एक मिसाल लिखें। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स
वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में बेंजीन रंग शामिल नहीं हों इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मसलन साइक्लोब्यूटेन CH2 और CH2 और फिर नीचे CH2 और CH2, साइक्लोहेक्सेन ये उसकी डायग्राम है वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे और क्यों मुकम्मल करता है? कार्बन के ऑक्टेट की तकमील, कार्बन स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। कार्बन ये अमल दूसरे एटम्स के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्डर बनाकर करता है। नेफ्थालीन की दो खसूसियात तहरीर करें। नेफ्थालीन की खसूसियात, पहली है नेफ्थालीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरी है इसके एक मालिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद 10 है और इसमें 5 डबल बॉन्ड्स और 6 सिंगल कोएलेमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है? बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेंजीन रंग रखने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड में शामिल है। उसे बेंजीनाइड कंपाउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तेज़ बू रखने वाला कंपाउंड भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइसोमरिज्म से क्या मुराद है? मिसाल दीजिए। आइसोमरिज्म, अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तरतीब या स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये अमल आइसोमरिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर एथाइल अल्कोहल C2H2OH और डाई मेथाइल एथर CH3OCH3 एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन दोनों का फार्मूला C2H2O है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मकरूज़ है, वजाहत करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ख़ुराक जो हम रोज़ाना खाते हैं जैसा कि दूध, गोश्त, अंडे, सब्ज़ियाँ वगैरह, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ़ैट्स और विटामिन्स पर मुश्तमिल होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कैटिनेशन से क्या मुराद है? कैटिनेशन, कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लॉन्ग चेंज या रंग्स बनाने की सलाहियत कैटिनेशन कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद कैटिनेशन की वजह से है। सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है लेकिन कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है जबकि सिलिकॉन नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि C-C बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी 355 के किलो जे मोल -1 है, जो कि SI बॉन्ड्स की एनर्जी 200 किलो के जे मोल -1 से ज़्यादा है। इसलिए C बॉन्ड ताकतवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्यों कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जबकि सिलिकॉन नहीं? कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है लेकिन कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जबकि सिलिकॉन नहीं। ये इसलिए है कि C बॉन्ड्स 355 किलो जे मोल -1 एक ताकतवर बॉन्ड है जबकि SI बॉन्ड 200 किलो जे मोल कार्बन की निस्बत कमज़ोर बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिलिकॉन सिलिका और सिलिकेट की शक्ल में क्यों पाया जाता है? SiO बॉन्ड 452 किलो के जे मोल -1 बहुत ताकतवर बॉन्ड है। C-O बॉन्ड 351 के जे मोल -1 SiO बॉन्ड की निस्बत एक कमज़ोर बॉन्ड है। इसलिए सिलिकॉन सिलिका और सिलिकेट की शक्ल में पाया जाता है। आगे है, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों सोल्यूबल हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट्स मसलन अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में सोल्यूबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के फार्मूले लिखें। नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के फार्मूले। नॉर्मल प्रोपाइल H3C CH2 CH2 H और नीचे आ जाएगा CH3 और दरमियान में C। आइसोप्रोपाइल का फार्मूला है ये। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है? तो मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन एटम अपनी टेरावेलेंसी को पूरा करने के लिए अब सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसकी यह सलाहियत मल्टीपल बॉन्डिंग कहलाती है। मसलन दो कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जैसे एथियन CH3- में डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं, जबकि जैसे एथियन एथाइन CH2 में, और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं, जैसे इथाइन टाइलेन CH- में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुराक के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? हमारी रोज़मर्रा खुराक जैसे गंदम, गोश्त, चावल, सब्जियां, दूध और अंडे वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये चीज़ें हमारी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो जनरल खसूसियात तहरीर करें। पहली है ओरिजिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। आगे है कोएलिमेंट लिंक्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोएलिमेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? दो मिसालें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स हैं, जिनके कोएलिमेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई कार्बन एक अहम बुनियादी जुज़ है। मिसालें जैसा कि मीथियन CH4, इथियन CH2 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं? कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं। जानवर गोश्त, चर्बी, अंडे, मक्खन, दूध, पनीर वगैरह पैदा करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 सोर्सेज लिखें। तो 4 सोर्सेज के नाम हैं प्रोटीन्स, फैट्स या ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, कोल। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है, ये 11 टाइम्स में ये आया है बोर्ड के पेपर्स में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला कैसे बनता है? कोयला लाखों साल पहले ज़मीन की तह में दफनशुदा मुर्दा पौधों की डीकम्पोजिशन की वजह से बनता है। लकड़ी की कोयला में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये एक नहायत सुस्त रफ्ता बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हवा की गैर मौजूदगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के ज़ेर असर बहुत तवील अरसे, तकरीबन 500 मिलियन साल में तकमील तक पहुंचता है। तो कोयला बनने में तकरीबन 500 मिलियन साल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्टिलेशन क्या है? कोयले का हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना डिस्टिलेशन कहलाता है। कोयले की डिस्टिलेशन से कोल गैस, अमोनिकल कलर, कोल तार और कोक हासिल होता है। कोल तार और कोक में फ़र्क बयान करें। कोल तार ये एक स्याह रंग का गाढ़ा मादा है। ये 200 से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। कोक कोयले की डिस्टिलेशन करने के बाद जो आखिर में जो ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है, उसे कोक कहते हैं। कोक में 98% कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है? कोयला बनने के लिए लकड़ी का एक ख़ास अमल के ज़रिए कोयले में तब्दील होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। ये एक सुस्त रफ्ता बायोकेमिकल अमल है। ये हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कोल की सबसे आला किस्म कौन सी है? इसमें कार्बन कितने फ़ीसद होती है? कोल की सबसे आला किस्म एंथ्रासाइट है। इसमें
90% कार्बन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिकल लकर क्या है? अमोनिकल लकर क्या है, इसका एक इस्तेमाल लिखिए। ये अमोनियम गैस का पानी में सॉल्यूशन है। ये नाइट्रोजेंस फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होता है। मसलन जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनिकल सल्फेट बनता है, जो एक फर्टिलाइज़र है। कोयला की क्लासिफिकेशन तहरीर कीजिए। कोयला की क्लासिफिकेशन दर्ज झैल है। कोयला की इकसाम: पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट्स। कोयला की 4 इकसाम हैं और इनमें कितने % कार्बन होती है वो भी लिखा हुआ है। कार्बन की मकदार पीट में होती है 60%, लिग्नाइट में होती है 70%, बिटुमेन्स में होती है 80% और एंथ्रासाइट्स में होती है 90%। तो इनके इस्तेमालात क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पीट के इस्तेमाल देखते हैं। ये घटिया किस्म का कोयला है और फ्रांस में इस्तेमाल होता है। आगे है लिग्नाइट। ये नरम किस्म का कोयला है और थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बिटुमेन्स। ये कोयले की आम किस्म है और घरेलू इस्तेमालात में काम आता है। एंथ्रासाइट ये आला किस्म का सख्त कोयला है और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।